नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज देश का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। इस बजट में भारत सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ये लोक हितकारी, जन कल्याणकारी, गरीब और किसानों को समर्पित बजट है। इस बजट में सरकार ने यह भी दावा किया है कि इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन को लेकर और तमाम आधारभूत ढांचों को लेकर एक बेहतरीन बजट पेश करने का प्रयास किया है। सरकार का ये दावा है। हालांकि इस दावे को परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए इस बजट में कोई राहत बड़ी दिखाई नहीं दी। विशेष तौर पर मध्यम वर्ग यानी सर्विस क्लास मुख्यतः इनकम टैक्स की स्लैब दरों को लेकर ज़्यादा आशान्वित रहता है और बजट में वो इसे अपने काम की वस्तु मानता है। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के बावजूद मध्यम वर्ग या सैलरीड क्लास को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार ने निजीकरण पर ज़्यादा भरोसा जताया है। कई सरकारी कंपनियों को बेचने की सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। सरकार का कहना है कि वो वैक्सीन हो या हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाना चाहती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे को खर्च भी करना चाहती है। एक अच्छी बात राज्यों के लिए ये है कि जीएसटी में उनको मिलने वाला शेयर बढ़ा दिया गया है। अब तकरीबन उनको राज्य के जो कर हैं, जो पहले 30 से 35% मिलते थे सेंट्रल टैक्स को जाने वाले, उनमें तकरीबन अब 41% तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये कितना अमाउंट बनेगा, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है। लेकिन इस बार बजट को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास क्या और विकल्प बचते थे और क्या बड़ी घोषणाएं बनती थी जो की जानी चाहिए थी। क्योंकि महामारी के इस दौर में वी शेप इकोनॉमी रिकवरी की जो बात कही जा रही है, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? -22 तक पहुंच चुकी जीडीपी को हम कितना नियंत्रित कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि कोरोना के संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। कई बैंक डूब चुके हैं। लेकिन अब ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर किसी बैंक में उनका पैसा डूबता है तो पहले 1 लाख का जो बीमा था वो बढ़ाकर अब 5 लाख का कर दिया गया है। तो क्या इन सब से भारत की अर्थव्यवस्था को हम वापस बाउंस बैक करने की स्थिति में हैं? क्या ये वाकई में सच है? और क्या ये कोई लोक लुभावन बजट है जैसा सरकार दावा कर रही है? तो लोक लुभावन के लिए क्या बड़ी योजनाएं इस बजट में दी गई हैं? शायद उसका जिक्र नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार विनिवेश की यानी डिसइन्वेस्टमेंट की जटिल प्रक्रिया से बचते हुए सरलीकरण की राह पर चलना चाहती है, ताकि सरकारी कंपनियों को आसानी से बेचा जा सके और उसके जरिए कुछ फंड इकट्ठा करके उसको लोक कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। एयर इंडिया का नंबर सबसे पहले, और यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया को बेच दिया जाएगा। इसके बाद कई और कंपनियां भी पीछे पाइपलाइन में आए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्यम वर्ग ने यह आस लगा रखी थी कि कोरोना महामारी के दौरान हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार करे या उनके लिए कोई बड़ी योजना हो, तो उनको फिलहाल निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सरकार कोई बड़ी घोषणा करने से बची है इस बार। उसका कारण क्या है कि सरकार के पास अपने रिसोर्सेज से फंड की लगातार कमी हो रही है और यह कमी सरकार की परेशानियों को बढ़ा रही है। सरकार ने कोशिश की है, जैसा कि बजट में दावा किया गया है, कि उन्होंने मितव्ययिता पर खासा जोर दिया है। और एक चीज़ ये कही कि 75 साल से ऊपर की उम्र के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है, उनको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए है। तो बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन कोई प्रपोज नहीं किया गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें मोबाइल चार्जर, आयातित रत्न, चमड़े के जूते, आयातित ऑटो पार्ट्स, सिल्क उत्पाद, पेट्रोल, डीजल और सोलर सेल से जुड़ी हुई चीज़ें। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल में एग्रीकल्चर सेस लगा दिया गया है। 2.5 रुपये और 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि वो दूसरे मदों से कुछ पैसे घटाकर आम जनता पर बोझ
नहीं पड़ने देगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल 2 से ₹2.5 और ₹4 के आसपास डीजल के आसपास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया में शुरू करने की प्लानिंग है और उसके लिए 1,41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह लब्बो-लुआब है बजट का, जिसमें तमाम बातें महत्वपूर्ण तौर पर कही गई हैं और LIC कंपनी के भी शेयर की बाजार में लिस्टिंग होगी, यानी उसे कोई आसानी से खरीद सकता है। यह भी एक सैद्धांतिक सहमति हुई है। देश के 7 बंदरगाहों के भी विनिवेश की बात सरकार ने बजट में प्रस्तुत की है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने बंदरगाह बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी वेयर हाउस जो गोदाम होते हैं उनको भी बेचने की बात कही जा रही है। तो सरकार ने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया को सरल करने की बात कही है, क्योंकि विनिवेश एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इससे किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचने में बड़ी बाधाएं आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया चाहते हुए भी भारत सरकार बेच नहीं पा रही है। तो अब इसका एक सरलीकरण का रास्ता अपनाया जाएगा। तो इस बजट को आम लोगों ने कितना नंबर दिया, विपक्ष पार्टी क्या दे रही है, इकोनॉमिस्ट क्या मान रहे हैं, सैलरीड क्लास क्या मान रहा है, गृहिणी क्या मान रही हैं, आम बेरोजगार या सैलरीड क्लास इसको अपने लिए किस प्रकार से देख रहा है, हम इसका मूल्यांकन इस डिबेट के जरिए करने का प्रयास आज करते हैं। पहले आप कुछ बयान सुने। I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। ये बजट गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए निराशा से भरा हुआ बजट है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कोविड के कारण जो कुछ इफेक्ट्स है MSME पर, इंडस्ट्रियल डेवलप पर, GDP ग्रोथ पर, वो सब इफेक्ट में निश्चित रूप से इस बजट से अच्छा परिणाम होगा। 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं, धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पे दिख गया। 25वां बजट देखे, इससे ज्यादा निराशाजनक बजट आज तक कोई नहीं आया। इस बजट में पूरी तरह अभाव सा झलक रहा था। किसानों के लिए कोई योजना देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। पूरे भारत का समग्र विकास हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही चिंता रहती है और बजट वास्तव में बहुत अच्छा है। तो आज की